हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सोलविंग स्टडी में। आज हम क्लास 6 इतिहास एनसीईआरटी का चैप्टर 2 आखेट खास संग्रह से उत्पादन तक का अध्ययन करेंगे। इसमें जिस बिंदु के बारे में हम जानेंगे वो कुछ महत्वपूर्ण ये हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानेंगे, पुरास्थल क्या होता है, आग की खोज के बारे में जानेंगे, खेती और पशुपालन कैसे करते थे ये लोग इसके बारे में जानेंगे, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहे जाते थे इसके बारे में जानेंगे, स्थायी जीवन की ओर के बारे में जानेंगे और मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आरंभिक मानव, जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आरंभिक मानव लगभग 20 लाख साल पहले नर्मदा नदी के तट पर, नदी के आसपास कह सकते हैं, आसपास आखेटक और संग्राहक के रूप में रहता था। जो आरंभिक मानव था वो आज से लगभग 20 लाख साल पहले नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में आखेटक और संग्राहक के रूप में रहता था। यह आखेटक क्योंकि वो लोग शिकार करते थे, शिकारी थे, इसलिए उन्हें आखेटक कहा जाता था। और संग्राहक उनके अंदर जो उनके उपयोग की वस्तु थी उनको संग्रह करने का गुण पाया जाता था। वो वस्तुओं को संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें संग्राहक कहा जाता था। इकट्ठा करना। हमारा आखेटक का मतलब होता शिकारी और संग्राहक का मतलब होता इकट्ठा करना। वो वस्तु को इकट्ठा करते थे। तो आरंभिक मानव जो था वो मतलब कि शिकार करता था वो अपने भोजन के लिए, और वस्तुओं को संग्रह करता था। इसके साथ साथ वो इधर उधर घूमता था। उसके इधर उधर घूमने के कई कारण हो सकते हैं। आइए उनके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। ये आरंभिक मानव के इधर उधर घूमने के कई कारण हो सकते हैं। जिसमें से पहला मान लेते हैं, जहां मनुष्य आरंभिक मानव रहते थे वहां की आसपास की जो पेड़ पौधे थे, पादप थे, तो वो खत्म हो गए होंगे, और जो आसपास के भोजन के साधन थे वो खत्म हो गए होंगे। क्योंकि हमारा जो मानव था वो पहले शिकार करता था, तो वहाँ पर मतलब कि पशु पाए जाते होंगे, जानवर पाए जाते होंगे, तो वहाँ के आसपास की जो वनस्पति थी वो एक समय बाद तो खत्म हो नहीं थी, वो समाप्त हो गई होंगी। इसलिए तो वहाँ मतलब कि मानव एक स्थान को छोड़ करके दूसरे भोजन के लिए दूसरे स्थान पर चला गया होगा। पहला ये हो सकता है पेड़ पौधे, एवं खाद्य सामग्री खत्म होने के कारण वो एक स्थान से
दूसरे स्थान पर घूमता हुआ। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो आणविक मानव था वो शिकार करता था, जो जैसे बकरी हुआ, हिरन हुआ, सुअर हुआ, इन पशुओं का शिकार करता था। जब आसपास के वनस्पति पेड़ पौधे खत्म हो जाते थे तो जो पशु होते थे, पशु के हो या जानवर का हो, वो वनस्पति की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरे स्थान पर जाते थे क्योंकि मनुष्य उनका ही, उन पशुओं का ही शिकार करता था, तो मनुष्य भी उनके पीछे पीछे चला जाता था। मनुष्य भी उन्हीं के पीछे पीछे चला जाता था। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण हो सकता है, तीसरा कारण ये हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जल। जहां पर मनुष्य किसी स्थान पर रहता होगा तो वहां पर जो जल है, जल के कुछ साधन ऐसे होते हैं जो मतलब कि 12 महीने जल उपलब्ध कराते हैं, जबकि कुछ साधन ऐसे होते हैं जो भी मौसमी तौर पर जल उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि कुछ नदी नाले या कुछ तालाब ऐसा होते हैं जो वर्षा का पानी संग्रह कर लेते हैं, तो उनसे वो जल प्रदान करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो पानी जो होता था वो सूख जाता था, जो कि 12 महीने जल उपलब्ध करने वाले साधन नहीं थे। उनमें एक न एक टाइम पर तो जल समाप्त होना ही था, और जल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, हर किसी के लिए, वनस्पतियों के लिए, खेती के लिए भी, मानव के लिए भी। तो इसलिए जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। ये भी कारण हो सकता है, और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। अब हमने जाना आरंभिक मानव के बारे में। अब हम जान लेते हैं पुरास्थल क्या होते हैं। पुरास्थल वे स्थान होते हैं जहाँ पर हमें कुछ बर्तन, कुछ इमारतें और कुछ हमें पुराने औजार वगैरह मिलते हैं। उन स्थानों को हम पुरास्थल कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जहाँ पर हमें औजार, बर्तन एवं इमारतें मिलती हैं, उन स्थलों को पुरास्थल कहते हैं। हमने अभी जाना जिन स्थान पर औजार, बर्तन, इमारतें मिलती हैं, इमारतें और ये औजार, बर्तन वो हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं। वो पृथ्वी के अंदर दबे हुए मिल सकते हैं, वो कहीं किसी खंडर में अलग स्थान पर कहीं ऊपर भी मिल सकते हैं, वो कहीं नदियों में, बहुत गहराई में नदियों और समुद्रों में मिल सकते हैं। तो ये उन स्थानों को हम पुरास्थल कहते हैं। और पुरास्थल के साथ हम एक चीज़ों को और देख लेते हैं, जिसे हम समय या तारीख, दिनांक कह सकते हैं, तिथि एवं समय कह सकते हैं। तिथि एवं समय, ये जो होता है
इस जो हमारे मानव का जो इतिहास है, हम मुख्यतः उनको 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 भागों में बांट लेते हैं। एक कह सकते हैं पुरापाषाण, एक कह सकते हैं मध्यपाषाण, और हम कह सकते हैं तीसरा कह सकते हैं हम नवपाषाण। पुरापाषाण काल जो होता है वो लगभग 20 लाख साल पहले से, वर्ष पहले से 20 लाख वर्ष पहले से और 12,000 वर्ष तक पहले तक रहा। जो हमारा पुरापाषाण काल था वो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक रहा। तो हम इसी आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि पुरापाषाण काल कितना लंबा रहा होगा। एक है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक रहा। और जो नवपाषाण काल था, जो नवपाषाण काल है उसको हम 10,000 वर्ष पहले से मानते हैं। ये 3 मुख्य युग कह सकते हैं एक तरह से हम, एक पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग। हम यहाँ पर जो पुरापाषाण शब्द है इसका अर्थ जान लेते हैं कि पुरापाषाण का मतलब क्या होता है। पुरा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है बेसिकली, एक पुरा और दूसरा पाषाण। यहाँ पर पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यहाँ पर पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसको जो इस युग का जो नाम पुरापाषाण पड़ा है वो इस युग के पाए जाने वाले पत्थर के औजारों के नाम पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो औजार उपयोग करते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, इसलिए इस युग का नाम पुरापाषाण पड़ा। आग की खोज। यहाँ पर कुछ राख के अवशेष मिले हैं इस युग में। इस युग में राख के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस समय के लोग आग का उपयोग करना सीख चुके थे। इस युग में राख के मिलने के कारण, राख के अवशेष मिलने के कारण इससे ये पता चलता है कि इस युग के लोग उनकी आग का उपयोग करना सीख चुके थे। आग का उपयोग वो कई कारणों से कर सकते होंगे। पहला हम देख लेते हैं, प्रकाश के लिए कर सकते हैं, वो प्रकाश के लिए करते होंगे। दूसरा देख लेते हैं मांस भूनने के लिए, मांस पकाने के लिए करते होंगे। और तीसरा हम कह सकते हैं जानवरों को भगाने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए। उनका आग का उपयोग करने के 3 मुख्य कारण हो सकते थे। पहला प्रकाश के लिए करते होंगे, दूसरा मांस पकाने के लिए करते होंगे और तीसरा जानवरों को भगाने के लिए करते होंगे। और हमारा अगला बिंदु है, हमारा अगला पॉइंट है
खेती एवं पशुपालन। खेती एवं पशुपालन। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर जो पहले गेहूं प्राकृतिक रूप से जो गेहूं एवं चावल पाए जाते थे, तो यहाँ के जो लोग थे पहले, वो जो प्राचीन लोग थे, वो इनको इकट्ठा करने लगे थे, इनको चुगने लगे थे। जो यहाँ के जो मतलब की खेती थी, फसल थी, जो गेहूं और चावल, इनके दानों को वो चुगने लगे थे और इकट्ठा करने लगे थे। मतलब कह सकते हैं कि इस समय में वो उनको मतलब कि उनको फसल का ज्ञान हो गया था। इनको मतलब इस चीज को वो भोजन के रूप में उपयोग करने लगे थे। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हो रहा था अभी तक। पशुपालन, जो पशुपालन में सबसे पहले जो जानवर उन्होंने पालतू बनाया वो कुत्ते का पूर्वज माना जाता है। सबसे पहले जो उन्होंने जानवर पालतू बनाया था वो कुत्ते का पूर्वज माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बकरी को, भेड़ को, सुअर को और अन्य जानवरों को पालतू बनाने लगे, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अगला पॉइंट है हमारा जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे हो सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती रहती है। यदि जानवरों को हम अपना संग्रह दे दें, मतलब कि अपना संरक्षण दे दें, उनकी देखभाल करने लगे, तो वो और उनकी संख्या और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो उससे जो हम मानव हैं उनसे काफ़ी चीज़ें उपयोग में ले सकते हैं उनकी, जैसे उनके दूध भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और उनका मांस का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो जानवर थे उनको चलता फिरता खाद्य भंडार कहा जाता था। वो उनका दूध उपयोग करते थे भोजन के रूप में, वो उनका मांस भी उपयोग करते थे भोजन के रूप में। अगला पॉइंट है हमारा स्थायी जीवन की ओर। आखिर ये स्थायी जीवन की ओर क्यों लौटे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो प्राचीन मानव थे, आरंभिक मानव थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे। उनके इधर उधर घूमने के कई कारण हो सकते थे। मौसमी परिवर्तन, जैसे खाने की खोज में सबसे महत्वपूर्ण कारण तो भोजन की खोज में था, कि जहाँ पर उनको भोजन उपलब्ध होता था तो वहीं चले जाते थे, क्योंकि एक जगह जहाँ रहते थे वहाँ एक न एक समय भोजन की कमी आनी है, क्योंकि वो समाप्त होता रहता था। तो उनको स्थायी जीवन की ओर क्यों लौटे? जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था खेती में कि जो प्राकृतिक रूप से जो गेहूं और चावल पाए जाते थे
लोग उनका संग्रह करने लगे थे, उनको चुगने लगे थे, बटोरने लगे थे, उन्हें इकट्ठा करने लगे थे। तो धीरे धीरे वो उन बीजों को कुछ का उपयोग अपने भोजन के रूप में कर लेते थे और कुछ वो उन बीजों को बचा करके रखते थे। वो दोबारा वो भूमि पर डाल देते थे। मतलब कि कहने मतलब ये है कि वो खेती करना सीख गए थे। लगभग कृषि करना सीख गए थे। जब वो लोग कृषि करना सीख गए थे तो उनको उस कृषि की देखभाल करने के लिए वहां पर रहना भी जरूरी था, क्योंकि उस खेती से उनको खरपतवार भी हटाना जरूरी था उनकी अच्छी पैदावार होने के लिए, और उस खेती को जानवरों से बचाने के लिए, ताकि जो जानवर हैं उनको कुछ नुकसान या हानि ना पहुंचा सके। इसलिए उनको वहां रहना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। वो फसलों की देखभाल करने के लिए उनको एक स्थान पर रहना जरूरी था, रहने के लिए आवास जरूरी था। उनके आवास को जो हम गर्तावास के रूप में जानते हैं, गर्तावास क्या होता है? गर्तावास भूमि के अंदर खोद कर करके मतलब कि भूमि के अंदर घर बनाया जाता था। अंदर गड्ढा कर करके वो भूमि के अंदर रहने के लिए घर बनाया जाता था, और उस घर में जाने के लिए सीढ़ी भी बनाई जाती थी। उस घर से वो मतलब कि बारिश से बच सकते थे, ठंड से बच सकते थे। जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं जो मनुष्य को नुकसान दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों से उसके माध्यम से, गर्तावास के माध्यम से बचते थे। अब आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मेहरगढ़ में जीवन एवं मृत्यु। मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मेहरगढ़ जो स्थान है वो हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी अब बेसिकली ये हमारे पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें पड़ता है, उसके क्षेत्रफल में पड़ता है। ये मेहरगढ़ जो है वो ईरान को जाने वाले एक मुख्य रास्ते के पास पड़ता है। जो मेहरगढ़ का आसपास का क्षेत्र है वो हरा भरा है। मेहरगढ़ का आसपास का क्षेत्र हरा भरा है। तो सबसे पहले जो हमारे आरंभिक मानव ने जौ और गेहूं की खेती की थी वो मेहरगढ़ में ही की थी। जौ और गेहूं की खेती आरंभिक मानव ने मेहरगढ़ में की थी। जो मेहरगढ़ के लोग थे, यदि वहां पर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो जिनकी मृत्यु होती थी, जो उनके साथ वाले होते, उनके परिवार वाले होते थे, वो मतलब कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसका पता हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब किसी मतलब कि मृत व्यक्ति को दबाया जाता था तो उसके साथ बहुत सी खाद्य सामग्री रखी जाती थी। उनका ये विश्वास था कि ये पुनर्जन्म लेते हैं तो उनको आगे जाके इन खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। और कहीं कहीं पर तो मतलब कि बकरी को दबाया गया। मेहरगढ़ में जो कबर कुछ मिली है तो उन कब्रों में से एक कबर ऐसी मिली है कि उसके साथ मतलब कि बकरी को दबाया गया, सबके साथ बकरी को दबाया गया। वो इसलिए दबाया गया होगा क्योंकि मतलब कि पहले जो मानव थे वो बकरी का उपयोग भोजन के रूप में करते थे, उसका मांस का उपयोग भोजन के रूप में करते थे।
तो उनका ये जब विश्वास था कि पुनर्जन्म होगा, तो जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी वो उस बकरी का मतलब कि भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने पाठ 2 आखेट खाद्य संग्रह से उत्पादन तक के बारे में जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।